वहीं फार्म हाउस के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था जब 5 ब्लैक BMW कार्स ने आकर अचानक से रफ्तार रोकी। कारों की दरवाजा खुलते ही काले कपड़े पहने हुए बड़ी बड़ी गन थामे हुए कई सारे बॉडीगार्ड तेजी से बाहर निकले। सभी की आंखें काफी ज्यादा सतर्क थीं। सबसे बीच वाली कार का दरवाजा एक आदमी ने जल्दी से खोला और उसके भीतर से एक लड़की ने पतले पैर बाहर निकले। लड़की ने काले रंग की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी जिसके ऊपर लंबा काला कोट हवा में हल्का सा लहराते हुए उसके रॉब को इशारा कर रहा था। ऊंची हल्की हील्स उसके चाल में एक अलग ही ठहराव ला रही थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े काले गोगल्स थे और चेहरे को मास्क से पूरी तरीके से ढक रखा था, लेकिन उसके कमर तक आते सिल्की बाल और दूध से भी सफेद त्वचा उसके अति कृत्रिम सौंदर्य को एक झलक दे रहे थे। वह देखने में बेहद आकर्षक लग रही थी। जैसे ही वह कार से बाहर आई उसने फार्म हाउस के चारों ओर अपनी एक नज़र डाली। उसकी आंखों में अनजान सी ठंडक झलक रही थी। बिना समय गंवाए वह तेजी से फार्म हाउस की ओर बढ़ने लगी। उसके पीछे पीछे उसके बॉडीगार्ड्स और सेक्रेटरी भी चलने लग रहे थे। उसकी सेक्रेटरी जो उतनी ही एलिगेंट और खूबसूरत थी, काले कपड़ों से लिपटी हुई उसकी दाईं तरफ चल रही थी। लड़की ने चलते चलते अपनी सेक्रेटरी टिया की तरफ देखा और फिर शांति से पूछा, अंदर का माहौल कैसा है? टिया ने गंभीर स्वर में अपनी बॉस की ओर देखा और अपने टैबलेट स्क्रीन पर नजर दौड़ाते हुए शांति से बोली, बॉस, सभी हायर अथॉरिटी इस फैसले के बहुत ही ज़्यादा नाराज हैं और आपको ऑर्गेनाइजेशन का चेयर बना दिया गया है। अगर आपने खुद को साबित नहीं किया तो वो आज ही आपके साथ साथ हमारे चेयरमैन को भी पद से हटा सकते हैं। टिया की बात सुनते ही लड़की के कदम अचानक से एक पल के लिए रुक गए। उसके साथ चल रहे सभी बॉडीगार्ड्स और टिया भी ठिठक गई थी। अगले ही क्षण वह लड़की उसी स्पीड में अपने अपने लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए आगे की तरफ जाने लगी। उसके चेहरे पर एक एबल मुस्कुराहट आ गई थी। वह तेजी से मीटिंग रूम के अंदर बढ़ गई। 5 मिनट से ही कम समय में वह मीटिंग रूम के दरवाजे तक पहुंच गई। अंदर दाखिल होते ही उसने किसी रानी की तरह उस खाली कुर्सी पर बैठने से पहले पूरे कमरे में उपस्थित लोगों की पर एक नज़र दौड़ाई। उसकी चाल और बॉडी लैंग्वेज से उसके भीतर की सत्ता का एहसास होता था। उसने चेयरमैन की ओर देखते हुए कहा, नमस्ते अंकल, मुझे पता चला है कि मेरी वजह से आपके ऊपर मुसीबत आ गई है। उस लड़की को वहां पर देखकर सभी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे वहां पर देखकर चेयरमैन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। चेयरमैन सर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, न लेकिन फिर वह रुकते हुए बोले, कोई ना, तुम्हारे होते हुए मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ सकती है क्या? ये कोई और नहीं थी बल्कि नैन्सी ही थी। उन्होंने नैन्सी के सर को हल्के से थपथपाया। इस पर नैन्सी ने अपने बालों को सही करते हुए नाराजी से कहा, आप जानते हैं ना अंकल, मुझे अपने बाल कितने प्यारे हैं और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। आप ऐसा क्यों करते हैं? उसकी बात को सुनकर नताशा का खून खौल रहा था, क्योंकि वह बिल्कुल भी अपने बॉस का गलत फायदा नहीं उठाना देना चाहती थी, लेकिन वह शांत रही। वहीं चेयरमैन कुछ बोलते कि तभी बॉस चेयरमैन तेजी से खड़े होते हुए बोले, चेयरमैन सर, क्या आपको नहीं लगता कि आप इतनी छोटी और नादान लड़की को इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सौंप कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? उसकी उम्र ही कितनी होगी? यह 22 साल या 23 साल की ही भी नहीं लग रही है। उसकी बात को सुनकर नैन्सी ने अपनी ठंडी और बेपरवाह नजरों को कमरे में मौजूद सभी पर डाला। अधिकांश लोग उसे गुस्से और नफरत भरी नजरों से देख रहे थे, पर नैन्सी के चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं आई। फिर उसने बिना घबराए अपनी तीखी नजरों से वॉइस चेयरमैन की तरफ डाली, जिस पर फिर तेजी दिखाते हुए उसने अचानक से अपने लॉन्ग कोट से कहीं से एक गन को निकाला और उसे वाइस चेयरमैन के करते हुए अचानक से फायर कर दिया। यह सब उसने इतना जल्दी किया था कि किसी को भी रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला था, बल्कि जैसे ही गोली चली वह सभी लोग जल्दी से खड़े हो गए थे। वहीं यह देखकर वाइस चेयरमैन का चेहरा तो पूरी तरीके से जैसे पीला पड़ गया था। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था और वह किसी पत्थर की मूर्ति की तरह जम गए थे। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि गोली उसे नहीं लगी है तो उसने जल्दी से अपना सर घुमाकर पीछे की तरफ देखा तो वहां पर गोली दीवार में घुसी हुई थी। वह बॉयस चेयरमैन से 1 सेंटीमीटर दूरी बनाकर निकली थी। अगर उसका निशाना थोड़ा सा भी
चूक जाता ना तो वह गोली सीधे जाकर वाइस चेयरमैन के माथे के बीचों बीच लगती। वहीं यह देखकर चेयरमैन सर ने अपना सर ना में हिला दिया। वॉइस वहीं टिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन उसने जल्दी से अपनी मुस्कुराहट को छुपा लिया। वहीं वाइस चेयरमैन गुस्से से बौखलाते हुए नैन्सी की तरफ देखकर बोले, तुम पागल औरत, दिमाग खिसका हुआ है क्या? तू है कौन, कहाँ से आई है और ये चेहरा क्यों छुपाया है? आखिर क्या छुपाने की कोशिश कर रही है और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर गोली चलाने की? कहीं तू सीरियल किलर तो नहीं है ना? फिर उसने चेयरमैन सर की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपने इसे मुझे मारने के लिए हायर किया है? कहीं आप इसके जरिए हमें रास्ते से तो नहीं हटाना चाहते हैं ना, जिससे इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर आप अकेले राज करें? जिस पर वहां खड़े सभी लोग चेयरमैन की तरफ शक भरी निगाहों से देखने लगे थे। यह देखकर नताशा ने जल्दी से कहा, वाइस चेयरमैन सर, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? उन्होंने हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए ही सोचा है, और वरना वो इतनी जल्दी से अपनी चेयर को नहीं छोड़ देते। जिस पर वाइस चेयरमैन, तुम तो चुप हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ तो बीच में मत बोलो। मैंने सवाल चेयरमैन सर से किया है, आखिर ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है। जिस पर नताशा कुछ कहना चाहती थी कि तभी नैन्सी ने अपने हाथ में गन को घुमाते हुए चेयरमैन सर के कंधे को पकड़कर उन्हें चेयर पर बैठा दिया और फिर वॉइस चेयरमैन को देखते हुए बोली, अरे आप तो सच में डर गए वॉइस चेयरमैन। मैं बस आपको बताना चाहती थी कि कभी किसी की उम्र को देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए, वरना क्या पता जिसे आप एक नादान बच्ची समझ रहे हैं वह कब आपको मार के चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, अगर मुझे मारना होता ना तो सीधे आपके माथे के बीचों बीच मारती। और यकीन मानिए, मेरा निशाना कभी भी नहीं चूकता। ये बात आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मैं तो बस आपको हल्का सा डरा रही थी। सॉरी अगर ज़्यादा डरा दिया है तो। और मेरे बारे में जानना है तो मेरा नाम क्वीन है, सभी मुझे इसी नाम से बुलाएंगे। रही बात चेहरे की, तो उसकी वजह आप सभी को आगे पता चल जाएगी। यह बोलकर वह भी मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठ गई और फिर अपनी आंखों को गोगल्स को निकालकर, जिससे उसकी साफ गहरी मगर काजल से सनी हुई काली आंखें सबको दिखाई देने लगी। उसकी आंखें इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव थीं कि कोई भी उसे देखकर खो सकता था। उसने सभी की तरफ देखते हुए कहा, आप सभी भी बैठ जाइए, मैं कोई सीरियल किलर नहीं हूँ जो मुझे कोई हायर करेगा। लेकिन खुद पर शर्म आनी चाहिए। जिस आदमी ने अपनी पूरी लाइफ इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने में लगा दी, आप लोग किसी और की बातों में सुनकर उसी पर शक कर रहे हैं। उसकी बात को सुनकर सभी के चेहरे पर शर्म से नीचे हो गए थे। वहीं यह देखकर चेयरमैन सर के प्राउड के साथ नैन्सी की तरफ देख रहे थे। अब उन्हें उस पर और भी ज़्यादा बिलीव हो गया था। वहीं उसकी कही हुई बात को सुनकर वॉइस अध्यक्ष काफी ज्यादा गुस्से से नैन्सी को घूर कर देखते हुए बोला, चलो मान लिया कि चेयरमैन सर ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे ये बोलने से साबित नहीं हो जाता कि तुम इस ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लायक हो। जिस पर चेयरमैन सर कुछ बोलने वाले थे कि नैन्सी ने उन्हें रोक दिया और फिर उसने वॉइस चेयरमैन को देखा। उसकी आंखों में कोई डर या असहजता नहीं थी। वो टकराव से उन्हें देखते हुए बोली, और किसे किसे वॉइस चेयरमैन की बातें सही लग रही हैं। तभी एक और अन्य विजय ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, जो काफ़ी ज़्यादा समय से चुप था, सर मुझे भी वॉइस चेयरमैन की बातें सही लग रही हैं। हमें नहीं लगता कि एक लड़की हमारी ऑर्गेनाइजेशन को संभाल सकती है। मुझे आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे कितने सारे दुश्मन हैं और ऑर्गेनाइजेशन पर नज़र ही गड़ाए हुए हैं। अगर इससे किसी ऐसी लड़की के हाथों में सौंप दिया गया जिसे अनुभव ही नहीं है, तो हम पर हावी हो जाएंगे। जिस पर तीसरे व्यक्ति ने भी समर्थन करते हुए कहा, मैं भी इसी बात से सहमत हूँ। जिस पर सभी ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया। यह देखकर नैन्सी ने एक बार फिर से कमरे में बैठे लोगों की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर आप सभी को लगता है कि मैं इस चेयर के लायक नहीं हूँ? तो फिर आप लोग बताइए कि इस चेयर पर बैठने के लायक कौन है?
जिस पर चेयरमैन सर नैन्सी को समझने की कोशिश कर रहे थे। वहीं नैन्सी की बात को सुनकर सभी ने वाइस चेयरमैन की तरफ देखा, यानी कि वह उसे ही अपना चेयरमैन बनाना चाहते थे। यह देखकर वाइस चेयरमैन अपनी आंखों में उत्साह के साथ नैन्सी को घूर कर देख रहा था। यह देखकर नैन्सी के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले, बल्कि उसने अपना सर घुमाया और टिया को कुछ इशारा किया, जिस पर टिया ने वहां पर लगा हुआ बड़ा सा प्रोजेक्टर ऑन कर दिया, जिस वजह से सभी लोग स्क्रीन की तरफ देखने लगे कि वह करना क्या चाहते हैं। टिया ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ टैबलेट उस प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर दिया, जिस वजह से थोड़ी देर में स्क्रीन पर कुछ फोटोज दिखाई देने लगे, जिसमें वह उन लोगों के साथ था जिससे ऑर्गेनाइजेशन की दुश्मनी थी। जैसे ही सभी लोगों ने देखा कि वह क्या है, सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वहीं यह देखकर चेयरमैन ने भी हल्क जल्दी से अपना सर झुकाकर घुमाकर देखा तो वह भी हैरान रह गए। वहीं वाइस चेयरमैन का चेहरा काला पड़ गया था। उसने जल्दी से खड़े होते हुए कहा, ये सब झूठ है, बंद करो इसे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसकी बात को सुनकर नैन्सी ने बड़ी ही शांति से कहा, अरे आप तो खड़े क्यों हो गए, शांति से बैठ जाइए। ये कहते हुए उसकी आंखें अचानक से डार्क हो गई और उसने टिया की तरफ इशारा किया, जिस पर उसने एक और वीडियो चला दिया। थोड़ी देर में ही स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगी, जिसमें वह किसी अनजान आदमी के साथ किसी क्लब के प्राइवेट रूम में बैठा शराब पी रहा था और चेयरमैन सर बोल रहा था कि मैं किसी भी हाल में पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर लेकर रहूंगा, अगला वाइस चेयरमैन मैं ही बनूंगा और पूरी डार्क ऑर्गेनाइजेशन हमारे अंदर होगी, आप भरोसा करिए, तब तक मेरे बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसे वीडियो में उसे वॉइस अध्यक्ष का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके सामने जो आदमी था वो डार्क ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा राइवल था। यह सुनकर वॉइस चेयरमैन की तो जैसे हवाइयाँ ही उड़ने लगी थी, उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। वहीं यह देखकर सभी लोग हैरानी से वॉइस अध्यक्ष की तरफ देख रहे थे, जिस पर वॉइस अध्यक्ष अपना सर ना में हिला रहा था। तभी दूसरी वीडियो भी चलने लगी, जिसमें वह एक दूसरे ही क्लब में दिखाई दे रहा था, जहाँ पर वह चार लोगों के साथ हथियारों की डील कर रहा था, जिसका रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी नहीं था, यानी कि वह डील उसने चोरी चुपके से खुद ही की थी। बल्कि और भी वीडियो चलने लगी जिसमें उसने खुद की प्राइवेट डील की थी और इसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था। यह देखकर सभी लोग और भी ज़्यादा हैरान हो गए थे और वाइस चेयरमैन का चेहरा अब पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और खड़े होकर घबराते हुए कहा, ये सब झूठ है, किसी ने मुझे फंसाने की साजिश रची है। नैन्सी जो अब तक शांत थी, उसकी घबराहट को देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अगर ये सब झूठ है तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और उसने वापस से इशारा किया, जैसे तुरंत स्क्रीन पर एक और वीडियो चला। वीडियो में वाइस चेयरमैन एक और क्लब में चार अनजान लोगों के साथ बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बीच में लड़कियों की तस्करी की डील हो रही थी, जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से साफ मना कि कोई भी लड़कियों की तस्करी नहीं करेगा। यह देखकर अब पूरा कमरा जैसे खामोश हो चुका था। हर कोई वाइस चेयरमैन की तरफ अब एक अजीब और गुस्से से देख रहे थे, जबकि वह बुरी तरीके से घबराया हुआ अपना सिर हिलाने लगा, जैसे खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा हो। अब वाइस चेयरमैन की हालत और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वह समझ चुका था कि उसकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। उसे ऐसे देखकर नैन्सी ने ठंडे स्वर में कहा, झूठ और धोखे की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती। आपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो गद्दारी की है उस पर अब आप क्या कहना चाहेंगे। सभी की नजरें अब नैन्सी पर टिकी हुई थी और वाइस चेयरमैन को अपनी हार साफ दिखाई देने लगी थी। वाइस चेयरमैन का गला सूख चुका था और उसकी हाथों की उंगलियां कांपने लगी थी। उसने घबराते हुए कहा, कोई मुझे फंसाया जा रहा है, यकीन मानो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ये वीडियो फेक है। नैन्सी ने उसकी बेबसी पर ठंडी मुस्कान बिखेरी और अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए बोली, इतना सब आंखों के सामने होने के बाद भी तुमने अभी भी झूठ बोलने की हिम्मत कर रहे हो, कितने गिरे हुए हो। लेकिन अब तुम्हारी झूठ सफाई से कुछ भी नहीं बदलेगा। सबूत तो अब तो सबके सामने है और तुम्हारी चालाकियां भी। उसकी आंखों में अब एक कड़ी चमक थी, जो यह साफ बता रही थी कि वह इस खेल में जीत चुकी है।
कमरे में बैठे अन्य लोग भी खामोशी में डूबे हुए थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वाइस चेयरमैन, जो इतने लंबे समय से ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था, इतनी बड़ी गद्दारी कर सकता है। जिससे नैन्सी के चेहरे धीरे से कहा, अगर तुम अभी भी नहीं मानते हो तो मेरे पास और भी काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं। वे सिर्फ यही तक सीमित नहीं हैं। उसने एक बार फिर इशारा किया और एक और वीडियो स्क्रीन पर चलने लगी। इस बार वॉइस चेयरमैन का पहले से भी ज़्यादा बड़ा सबूत था, जिस पर सभी ने अपना सर झुकाते हुए कहा, हम सभी आपकी रिस्पेक्ट करने के लिए माफ़ी चाहते हैं। आज से हम सभी ही आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन और क्वीन मानते हैं। आप हमारी डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए पूरी तरीके से काबिल हैं। यह देखकर नैन्सी की आंखें किसी तारों की तरह टिमटिमा रही थी। वहीं चेयरमैन सर काफ़ी प्राउड से मुस्कुरा रहे थे। वहीं टिया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन नताशा कोई खास खुश नहीं थी। लेकिन उसने भी अपना चेहरा नैन्सी के आगे झुका दिया था, जिस पर नैन्सी ने सभी को खड़े होने के लिए कहा। तभी अचानक से पूरे रूम में गोली चलने की आवाज़ गूंज उठी, जिससे सभी लोग अचानक से चौंक गए। सभी ने जल्दी से वॉइस चेयरमैन की तरफ देखा, जिसके हाथ में गन थी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसके निशाने पर नैन्सी थी, जिसने सभी के आगे अचानक से नैन्सी को तरफ देखा। गोली की आवाज़ से सब लोग चौंक गए थे। उन्होंने चौंकते हुए पहले बॉयज अध्यक्ष की तरफ देखा, जिसके निशाने पर नैन्सी थी। लेकिन जब उन्होंने नैन्सी को देखा तो नैन्सी ने अपने हाथों में एक गन को पकड़ रखा था। उनके गन से धुआं निकल रहा था और वह बिल्कुल सही सलामत थी, जिस पर सभी ने जल्दी से वॉइस अध्यक्ष की तरफ देखा, जिसके माथे पर से लाल खून टपक रहा था। वह अचानक से नीचे जा गिरा और अपनी गन का ट्रिगर दबा भी पाता नैन्सी उसकी हरकत को समझ गई थी, जिससे उसने जल्दी से किसी बिजली की रफ्तार के साथ को शूट कर दिया था। उसके बाद ही नैन्सी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन को टेबल के ऊपर रखते हुए सबकी तरफ देखते हुए बोली, फिर आप सभी लोग अपने अपने काम में लग जाना चाहिए। और फिर सभी पर उसने अपनी तीखी नज़रों को डालते हुए कहा, और अगर किसी ने भी वापस से यही गलती दोहराने की कोशिश की तो उसका वॉइस अध्यक्ष से भी बुरा हाल होगा। इसकी गारंटी मैं आप सभी को देती हूँ। मैं चाहती हूँ आप सभी मेरे साथ लॉयल रहें, और जो लॉयल नहीं है वह अभी के अभी मुझे अपना चेहरा दिखा दे। अगर मुझे पता चला तो फिर आप सभी के लिए ये अच्छा नहीं होगा। मैं धोखे और झूठ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मीटिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। यह बोलते हुए वह अपने चेयर से खड़ी हो गई और उसे खड़े होते हुए देखकर सभी लोग भी अपनी अपनी चेयर से खड़े हो गए और उसके सामने अपना सर झुकाकर उसे ग्रीट किया। यह देखकर उसने नताशा की तरफ देखते हुए बोले, मुझे कल के चेयरमैन की शेड्यूल की सारी जानकारी दो। आज के से उनकी सारी चीज़ें मैं ही संभालूंगी। आज से तुम मुझे रिपोर्ट करोगी। जिस पर नताशा ने सीरियस होकर कहा, बट मैं सिर्फ चेयरमैन सर की ही पर्सनल असिस्टेंट और सेक्रेटरी हूँ। मैं उनके अलावा किसी और को ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकती। इसके आगे वह कुछ और बोलती कि चेयरमैन सर ने नाराजगी से नताशा को देखते हुए कहा, नताशा। उस का नाम लेते हुए उनकी आवाज़ में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने गुस्से के साथ कहा, वो जो बोल रही है वो करो, ये मेरे ऑर्डर्स हैं। उनकी कही हुई बात को सुनकर नताशा ने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर दिया था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं आने दिया। उसने अध्यक्ष के सामने अपना सर झुकाकर कहा, ओ सॉरी चेयरमैन सर, मैं आपके ऑर्डर्स को अच्छे से फॉलो करूंगी। यह बोल उसने नैन्सी की तरफ देखते हुए अपने गुस्से को दबा कंट्रोल करते हुए कहा, मैं आज से आपको रिपोर्ट करूंगी और कल हमारे बॉस बहुत बड़ी पुरानी और क्लाइंट के साथ हमारी मीटिंग है। मैं आपको उसकी सारी डिटेल सेंड कर देती हूँ, जिससे आप आज ही उसकी तैयारियां कर सकें। यह बोल वह अपने हाथों में पकड़ी हुई टैबलेट में कुछ करने लगी। नैन्सी बस उसकी तरफ देख रही थी। वह उसके गुस्से को साफ महसूस कर सकती थी, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं कहा और वह 2 सेकंड देखने के बाद उसने टिया को देखते हुए कुछ इशारा किया, जिस पर टिया ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वह नताशा से सारी डिटेल को डिस्कस करने के लिए वहाँ से दूसरे रूम में चली गई। वहीं नैन्सी ने चेयरमैन सर को देखते हुए कहा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। जिस पर सभी ने एक दूसरे को देखा और वहाँ से चले गए। वहीं 2 बॉडीगार्ड जल्दी से अंदर
अंदर आई और वाइस चेयरमैन की डेड बॉडी को वहां से उठाकर ले जाया गया। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ नैन्सी और चेयरमैन ही बाकी रह गए थे। वहीं चेयरमैन ने नैन्सी की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? जिस पर नैन्सी ने कहा, वाइस चेयरमैन इन सब में शामिल है, आप अच्छी तरीके से जानते थे हाँ? जिस पर चेयरमैन सर ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में? उनकी कही हुई बात को सुनकर नैन्सी ने कहा, क्योंकि सब हैरान थे, लेकिन आप बस इससे हैरान थे कि मुझे ये सब कैसे पता चला। जिस पर चेयरमैन ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ वाइस चेयरमैन ही नहीं, कुछ और भी हैं, लेकिन बस उनका हमें अंदाजा नहीं है और इसका पता सिर्फ और सिर्फ तुम ही लगा सकती हो। इसीलिए मैंने तुम्हें ये सौंप दी है। मुझे यकीन है तुम इसे मेरे से आगे लेकर जाओगे। जिस पर नैन्सी चेयरमैन को देखने लगी और फिर बोली, आपको मेरे ऊपर इतना बिलीव नहीं करना चाहिए, जबकि आपने मुझे ही अपनी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। जिस पर चेयरमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भले ही बूढ़ा हो गया हूँ, बट मुझे अच्छे बुरे की फिर भी समझ है और मुझे यकीन है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। जिस पर नैन्सी ने मुंह बनाते हुए कहा, अब आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। जिस पर चेयरमैन सर ने मुस्कुरा दिया और फिर कहा, सुबह मेरा बेटा आ रहा है फौरन से, उसे मैं चाहता हूँ तुम उससे मिलो और वो तुम्हारी मदद करेगा और अगला वाइस चेयरमैन भी वही बनेगा। अपनी बेटे की बात करते हुए उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वही नैन्सी ने आलसी बनते हुए कहा, अंकल वो छोटा बच्चा थोड़ी आ जाएगा और आपको अच्छे से पता है आप और मैडम के अलावा मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैडम भी इसीलिए करती हैं क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी समझती हैं, लेकिन आपका बेटा तो एक आंख नहीं भाती उससे मैं, और तो मुझे उसे लेने के लिए जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब आपका बेटा है तो आपने मुझे चेयरमैन क्यों चुना है? कहीं आप मुझे आगे चलकर धोखा तो नहीं देने वाले ना? जिस पर चेयरमैन सर ने उसके सर पर मारते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ मेरा बेटा है, लेकिन मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को एक काबिल हाथों में देना चाहता था और मैंने तुम्हारी काबिलियत देखी है, जिस वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को तुम संभाल सकती हो। वैसे मेरा बेटा कभी भी नहीं संभाल पाएगा। साथ ही पहले ये मैं अपनी बेटी को देने वाला था, लेकिन वो तो है नहीं, इसीलिए अब तुम ही मेरी बेटी हो, तो मैंने ये तुम्हें दी है। और वह कभी भी इस चेयर को नहीं लेगा, क्योंकि वह हमेशा से अपनी बहन को ही देखना चाहता था। जिस पर नैन्सी ने सोचते हुए कहा, लगता है बहुत ज़्यादा प्यार करता था अपनी बहन से। जिस पर चेयरमैन सर ने कहा, हाँ बहुत ज़्यादा, हम सभी से ज़्यादा, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम उसे पिकअप करने जाओ। जिस पर नैन्सी ने जल्दी से खड़े होते हुए कहा, अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे बहुत आराम करना है और सुबह से मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी और अभी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, इसीलिए हम घर चलते हैं। जिस पर चेयरमैन सर कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नैन्सी ने उनकी बात उन्हें बोलने का कोई मौका नहीं दिया था और वहाँ से उन्हें उठाते हुए ले गई, सारी बातों को बोलने लगी। जिस पर चेयरमैन सर अपना सिर ना में हिला रहे थे। फिर वह लोग कार में काफ़ी बातें करते हुए एक खूबसूरत से मेंशन पहुंचे। वहां पर चेयरमैन सर की वाइफ मृदुला जी नैन्सी के आने का ही वेट कर रही थी। जब उन्होंने नैन्सी को देखा तो उन्होंने नैन्सी की आरती की और उन्हें उसे बड़े प्यार से अंदर लेकर आई। अंदर आकर नैन्सी ने अपने मास्क को निकाल दिया। उसके चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत से चेहरे को देखकर मृदुला जी ने जैसे उसकी बलाएं लेने से खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने उसकी बलाएं लेते हुए कहा, मायरा मेरी प्यारी बच्ची को किसी की भी नज़र न लगे, कितने दिनों बाद आई, खाती पीती नहीं हो क्या? कितनी ज़्यादा दुबली पतली हो गई हो और मेरा कॉल क्यों नहीं उठाती? अपनी माँ से बात तो कर लिया कर, मेरी याद नहीं आती क्या? यह सब बोलते हुए उनका चेहरा काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था। यह देखकर नैन्सी ने चेयरमैन सर की तरफ देखा, जिस पर उन्होंने उसे दिलासा देने के लिए कहा। वह भी अपनी बेटी का नाम सुनकर उदास हो गए थे। 8 महीने पहले हुए हादसे में जैसे उन्होंने अपनी फैमिली की खुशियों को ही खो दिया था, अपनी बच्ची को भी खो दिया था। नैन्सी ही थी जिसने सबको बचाया था, लेकिन वह अपनी बेटी को नहीं बचा पाई थी। उस हादसे में का मृदुला जी पर इतना असर हुआ कि वह नैन्सी को ही मायरा समझने लगी थी। उनकी हालत बहुत खराब थी, वह कोई सदमा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे, जिससे डॉक्टर ने उन्हें जो चल रहा है चलने के लिए कहा। उस दिन से ही नैन्सी उनकी बेटी बन गई थी। यही सोच उनकी आंखें नम हो गई थी। उनकी बेटी उनकी आंखों का तारा थे, उस पर अपनी जान देते थे सभी। वहीं नैन्सी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, माँ आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी, बट अब देखो ना, मैं आ गई हूँ ना, अब कहीं नहीं जाऊँगी और आप
नाराज़ होना छोड़िए, क्योंकि अभी आपकी बच्ची को बहुत तेज़ भूख लगी है। आपने क्या बनाया है मेरे लिए? बाहर से आ रही नताशा ने जब नैन्सी की बात सुनी तो वह जैसे चलते चलते रुक गई थी। वहीं उन्हें रुकते देखकर टिया भी उसकी तरफ देखने लगी थी। वहीं मृदुला जी जल्दी से खुशी के साथ नैन्सी से कहा, मैंने आज तुम्हारी पसंद का सारा खाना बनाया है, बस जल्दी से जाकर फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। यह बोलकर उन्होंने एक वेटर को इशारा किया और नैन्सी को उसके रूम में ले जाने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर नैन्सी अपने रूम की तरफ चली गई। वही मृदुला जी ने अब नताशा को खड़ी हुई देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे नताशा, आओ बेटा, तुम मायरा से मिल ली ना? चलो अब जल्दी से आकर ये हमारे साथ डिनर करो। कहने को नताशा अनाथ थे, जिसे मायरा ने रास्ते से उठाया था और अपने घर में ले आई थी। बचपन से वह उसके साथ ही रही थी। वह उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी मालकिन, उसकी बड़ी बहन और उसका सब कुछ थी। वह उसे किसी भगवान से कम नहीं मानती थी और आज जिस चेयर पर नैन्सी थी वह मायरा की ही थी। 8 महीने पहले वह पूरे ऑर्गेनाइजेशन की क्वीन थी, लेकिन फिर एक हादसे ने उससे उसकी दोस्त को छोड़ लिया और मतलब आंटी की हालत की वजह से उसे नैन्सी को चुपचाप मायरा की जगह लेने दिया। यही सब सोचकर नताशा का शरीर गुस्से से कांपने लगा था, लेकिन वह मृदुला को बिल्कुल भी अपनी माँ की तरह मानती थी और वह भी अब उसे बेटी, जिससे उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहा, हाँ माँ, मैं अभी आती हूँ। यह बोल वह गुस्से से अपने रूम में चली गई और फिर गुस्से से दरवाज़ा बंद करके गेट से लगकर नीचे बैठ गई और उसके हाथों में फाइल छूटकर जमीन पर गिर गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगी। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर रखी हुई एक फ़ोटो फ्रेम पर गई, जिसमें दो लड़कियां थीं, जिसमें एक का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था, लेकिन वह चिड़ी हुई नजर आ रही थी। वहीं उसके पीछे एक लड़की मुस्कुराते हुए पीछे से अपने दोनों हाथों को उस लड़की के गले में डालकर मुस्कुरा रही थी। पहली लड़की देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और एलिगेंट थी। उसके खड़े होने के अंदाज में ही काफ़ी ज़्यादा रौब था। वह मायरा थी। उस फोटो को देखकर उसकी आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं बाहर टिया को भी मृदुला जी के खाने के लिए बोल दिया था और उसे एक रूम में चेंज के लिए बोल दिया था। 10 मिनट बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर मुस्कुराते हुए खाना खा रहे थे, साथ ही काफी सारी बातें किए जा रहे थे, लेकिन नताशा बिल्कुल खामोश होकर अपना सिर नीचे किए हुए धीरे धीरे खाना खा रही थी। वहीं नैन्सी को मृदुला जी अपने हाथों से खाना खिलाते हुए उससे काफी सारी बातें किए जा रही थी। वहीं चेयरमैन सर भी बीच बीच में उनकी बातों में शामिल हो जाते थे। वहीं टिया सब देखकर मुस्कुरा रही थी। नैन्सी जब मृदुला जी के हाथों से खाना खा रही थी तो पता नहीं क्यों उसे बीना जी की याद आने लगी थी। नैन्सी ने कभी माँ का प्यार नहीं मिला था, लेकिन दूसरे जन्म होते ही उसे दो दो माँ का प्यार मिल गया था और यह सब नैन्सी के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एहसास था और खुशी की भी बात थी। सभी का ने खाना खाया और फिर काफ़ी देर तक बातें करते रहे। 10 बजे वह चेयरमैन सर ने नैन्सी को समझते हुए मृदुला जी को उनके रूम में ले गई और उसे वापस से जाने की धमकी देकर दवाई खिलाई और फिर सोने के लिए कहा, जिस पर मृदुला जी ने नैन्सी की बात को मानकर किसी बच्ची की तरह सो गई, जिसे देखकर चेयरमैन सर ने नैन्सी को आराम करने का इशारा किया, जिस पर नैन्सी अपने रूम में चली गई। वहां पर टिया पहले से ही नैन्सी का ही वेट कर रही थी। उसे देखकर टिया ने खड़े होकर कहा, बॉस। जिस पर नैन्सी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, अकेले में तो फॉर्मल मत बना करो। कितनी बार कहा है तुम मुझे नैन्सी बोला सकती हो। जिस पर टिया ने हल्के से कहा। जिस पर नैन्सी ने कहा, मुझे कल होने वाली मीटिंग की सारी डिटेल दो। जिस पर टिया ने अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल्स को नैन्सी की तरफ बढ़ा दिया और फिर अपने हाथ में टैबलेट को लेकर नैन्सी की सारी और इंफॉर्मेशन को देना स्टार्ट किया। सो नैन्सी मैम। जिस पर नैन्सी ने फाइल से नजर उठाकर उसे टोकते हुए कहा, नैन्सी बोलो। जिस पर टिया एक पल के लिए ठिठक गई और फिर उसने कहा, नैन्सी, कल जिसके साथ हमारी मीटिंग होने वाली है उसका नाम आदित्य ओबरॉय है। कहने को वह तो बिजनेस वर्ल्ड पर राज करता है। उनकी कंपनी ओबरॉय कॉरपोरेशन एक इंटरनेशनल कंपनी है, जिसके सामने कोई भी बिजनेसमैन टिक नहीं सकता है और यह काफ़ी जाना माना
पहचाना भी नाम है, लेकिन उसकी काफ़ी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता। लेकिन इसके आगे वह कुछ बोलती कि नैन्सी, जिसके आदित्य का नाम सुनकर हाथ जम गया था, उसने जल्दी से कहा, क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। किसके साथ कल मीटिंग है? उसकी बात को सुनकर टिया ने सही से कहा, आदित्य ओबरॉय। यह नाम सुनकर नैन्सी की आंखें अचानक से आंसुओं से भर गई थीं। उसकी आंखों के आगे एक हैंडसम लड़के की छवि आ गई। उसके स्माइल को याद करके नैन्सी ने अपना सर नीचे कर लिया, जिससे टिया उसके आंसुओं को ना देख पाए। वह जैसे उसके बारे में याद करते हुए गहरी सोच में डूब गई थी। वहीं टिया ने उसे रोकते हुए पूछा, कुछ प्रॉब्लम है क्या बॉस? जिस पर नैन्सी ने अपना सिर ना में हिलाते कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे दो, मैं पढ़ लूंगी। तुम जाओ और जाकर आराम करो बस। वैसे भी बहुत ज़्यादा थक गई हो ना? जिस पर टिया ने अपने होंठ काटते हुए कहा, नहीं बॉस मैं करती हूँ। जिस पर नैन्सी ने अपने इमोशन को संभालते हुए टिया को घूर कर देखते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे बॉस नहीं नैन्सी बोला करो, और अभी जाकर बस आराम करो। तो बस आराम करो और ये टैबलेट मुझे दो और जाओ। ये मेरा ऑर्डर है। जिस पर टिया ने अपना सिर हाँ में हिलाया और टैबलेट बड़बड़ाती हुई बोली, गुड नाइट नैन्सी बॉस, स्वीट ड्रीम्स। यह सुनकर नैन्सी उसे गुस्से से कुछ बोलने वाली थी कि टिया यह बोलकर किसी बुलेट ट्रेन की स्पीड से नैन्सी के रूम से भाग गई, जिससे नैन्सी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला था। जिस वजह से नैन्सी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर वह टिया के वहां से जाने के बाद उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई टैबलेट को देख रही थी, जिसमें आदित्य की सारी इंफॉर्मेशन दिखाई गई थी। वह उसे पढ़ने लगी और तब उसे एहसास हुआ कि वह सच में कोई और नहीं बल्कि आदित्य ओबरॉय ही था, जिसके साथ उसकी कल मीटिंग होने वाली थी। उसके बारे में सोचकर उसकी आंखें नम हो गई। उसके दिमाग में आदित्य के साथ बिताए हुए सभी पल घूमने लगे। फिर उसे उस दिन की याद आ गई जिस दिन वह उससे दूर हो गई थी। फ्लैशबैक 1 साल पहले जब मैंसन में उसे वापस से होश आया, तभी उसे समझ में आ गया था कि अगर वह यूं ही कमजोर रही तो वह अपने मिशन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगी और ना ही अपना बदला ले पाएगी। आदित्य की वजह से वह अपने रास्ते से भटक रही थी। वह यही सब सोच ही रही थी कि तभी नैन्सी के फोन पर किसी का कॉल आया, जिसमें दूसरी तरफ से कुछ बताया गया कि वह काफी समय से जिस मिस्टर ग्रोवर को ढूंढ रही थी उसके बारे में उसे पता चल गया था और आखिरकार उसे उनके बारे में जानकारी मिल भी गई थी। यह पता चलते ही नैन्सी की आंखों में एक चमक आ गई। फिर उस दिन उसने बड़ी मुश्किल से एक फैसला लिया और वह तेजी से उठी और वहां पर एक नोट लिखकर वहां से सबसे छुप कर निकल पड़ी। उसने पहले एक लॉकअप बैंक पहुंची, जहां उसने अपने चेहरे को पूरी तरह से ढका हुआ था, जिससे उसे कोई भी पहचान ना सके। उसने जल्दी से एक स्टाफ को बुलाकर अपने लोकर के बारे में बताया। थोड़ी देर बाद वह वहां पहुंची। उसने वहां का पासवर्ड डाला, जिस वजह से वह लॉकअप खुल गया, जिसके अंदर एक यूएसबी ड्राइव रखी हुई थी। जिसने उसे लिया और उसकी पकड़ उसको मजबूत कर वह तुरंत वहां से निकल गई और एक टैक्सी में बैठकर उसने किसी को कॉल किया और उसे कुछ समझाते हुए उस यूएसबी को उसी साइबर कैफे में रख दिया, जहां वह आदमी आदित्य से पहली बार मिलकर पता लगाने के लिए आई थी। फिर वहां से निकलकर टैक्सी लेकर मुंबई के मशहूर ब्लू लाइट नाइट क्लब की तरफ बढ़ गई। यह क्लब इतना मशहूर था कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी हस्तियां ही आना ही अलाउ था। आम लोग तो वहां आने जाने की सोच भी नहीं सकते थे। जब नैन्सी क्लब के बाहर पहुंची तो दो हट्टी कट्टे बॉडीगार्ड ने उसका रास्ता रोक लिया था। वह नैन्सी को अजीब नजरों से ऊपर से नीचे देख रहे थे। नैन्सी को देखकर कोई भी उसे अजीब समझता, क्योंकि उसने ब्लैक कलर की जीन्स, ब्लैक कलर की हुडी को पहन रखा था। साथ ही उसने अपने सर को कैप पर लगाए हुए चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, जिस वजह से वह काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। जिस वजह से उसमें से एक ने शक करते हुए कहा, कौन हो तुम और कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हारे पास अंदर जाने के लिए कोई भी वीआईपी कार्ड है? उसकी बात को सुनकर नैन्सी ने शांत रहते हुए बॉडीगार्ड की तरफ देखा और कहा, मुझे अविनाश ग्रोवर से मिलना है। मेरी उनके साथ अपॉइंटमेंट है, आप चाहे तो कॉल करके पूछ सकते हैं। उसकी बात सुनकर बॉडीगार्ड कुछ पल उसे संदेह भरी नजरों से देखा, फिर साइड में जाकर किसी को कॉल किया। थोड़ी देर बाद वह नैन्सी के पास आया और उसे अंदर जाने का इशारा किया। नैन्सी ने राहत की सांस ली और अंदर की ओर बढ़ गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची उसने देखा कि क्लब सच में काफी शानदार था। वहां बड़े बड़े लोग
आए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग इस डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे और कई सिंगर्स गाना गा रहे थे। एक दूसरे से बड़े बड़े लोगों की मीटिंग हो रही थी और कुछ गैंगस्टर भी हथियारों की डील कर रहे थे। डांस फ्लोर पर लड़कियां रिवीलिंग ड्रेस में पहनकर नाच रही थी, जबकि पीछे खड़े लड़के उन्हें चेयर अप कर रहे थे लन और गलत नजरों से छूने की कोशिश कर रहे थे। लड़कियां भी इसका खूब आनंद ले रही थी। नैन्सी चारों तरफ नजरें दौड़ा रही थी कि तभी एक बॉडीगार्ड ने आकर उसका रास्ता रोका और उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। नैन्सी उसके पीछे पीछे एक प्राइवेट रूम तक पहुंची। जैसे ही वे वहां पहुंची, वहां का दरवाजा बंद हुआ तो बाहर का शोर अचानक से गायब हो गया। उसे एक गहरा अंधेरा भारी माहौल महसूस हुआ। कमरे के बीच में एक लंबा काले रंग का सोफा था जिस पर अविनाश ग्रोवर आराम से बैठा हुआ था। उसने बड़ी अतरंगी शर्ट पहनी हुई थी, साथ ही ब्लैक पैंट। उसके ऊपर से एक मोटा सा कोट पहना हुआ था। उसके एक हाथ पर सांप का टैटू बना हुआ था जिसकी पूरी पूंछ उसकी गर्दन तक जा रही थी। उसके हाथों में मोटी मोटी अंगूठी थी और चेहरे पर एक कट लगा हुआ था जिस वजह से वह काफी ज्यादा डरावना दिखाई दिया दे रहा था। वह नैन्सी को चील भरी नजरों से घूर कर देख रहा था, जैसे कि वह उसके अंदर झांक कर उसके आने की वजह को जानना चाहता हो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से ही पता था कि नैन्सी उससे मिलने आ रही है। कमरे की दीवारों पर भारी पर्दे लगे हुए थे जिससे बाहरी दुनिया की रोशनी अंदर नहीं आ सकती थी। हल्की लाल रोशनी पूरे कमरे को रहस्यमय और दबावपूर्ण बना रही थी। उसके पीछे ब्लैक कलर कपड़े पहने हुए उसके बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। अविनाश ने अपनी उंगलियों से अपने सूट की तरफ आस्तीन ठीक की और नैन्सी की ओर देखा। उसकी निगाहें गहरी और जिज्ञासु थी। नैन्सी उसे बिल्कुल शांत नजरों से देख रही थी। अगर अभी उसकी जगह पर कोई और लड़की होती तो उसका शरीर डर से कांप रहा होता। वह उसके सामने आई और फिर उसके सामने बड़ी से सोफे पर पैर रखकर जैसे वहां की रानी हो वैसे बैठ गई। उसे ऐसे बैठते हुए देखकर अविनाश की आंखें काफी ज्यादा इंटरेस्ट से चमक रही थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो आखिरकार तुम आ ही गई। तो तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी और क्यों मिलना था तुम्हें मुझसे? मुझे पता चला है कि तुमने मेरे आदमियों की धमकी दी। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? उसकी आवाज में एक ठंडापन था जो सामने वाले की रीढ़ की हड्डी को जमा सकता था। लेकिन उसकी बातों को सुनकर नैन्सी पर जैसे बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। वह बिल्कुल शांत बैठी हुई यह देखकर अविनाश काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसके सामने लड़कियां तो जैसे थर थर कांपती थी, लेकिन नैन्सी पहली लड़की थी जिसकी आंखों में उसे डर का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। बल्कि उसने बिल्कुल शांति से उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुंबई शहर के जाने माने गैंगस्टर हो तुम, अविनाश ग्रोवर, जिसके पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ी रहती है, जिसने आज तक न जाने कितनी नौ का मर्डर किया है और कितनों का रेप करके उसे मार दिया है। पुलिस में होने वाली आधी से ज्यादा ड्रग स्मगलिंग, ऑर्गन स्मगलिंग, लड़कियों की तस्करी, गन सप्लाई में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम है। यहाँ के जाने माने गुंडे हो तुम। आधी मुंबई जैसे तुम्हारे हाथ में है। लेकिन एक बात जान लो, मैं यहाँ तुम्हारी कोई इंटरेस्टिंग खिलौना नहीं हूँ जिसे तुम इतना ज्यादा इंटरेस्ट से घूर रहे हो। उसकी बातों को सुनकर अविनाश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसे नैन्सी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम जैसी ब्रेव लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। तुम सच में मेरे बारे में अच्छे से जानती हो। तुम भी मेरे पास अकेली चली आई। तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ भी उन लड़कियों की तरह ही रेप करके तुम्हें मार दूंगा? उसकी कही हुई बात को सुनकर नैन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। अविनाश की बातों को सुनकर नैन्सी शांत रही। उसकी आंखों में कोई डर या घबराहट नहीं थी। वह बस अविनाश की बातों को सुन रही थी, जैसे वह जानती हो कि उसे क्या करना है। उसने बिना कुछ कहे अपने फोन को ऑन किया और एक वीडियो क्लिप अविनाश की ओर बढ़ा दी। अविनाश ने पहले नैन्सी को देखा और फिर उसने उसके फोन को ले लिया और जब उसने फोन की स्क्रीन पर चल रही वीडियो को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस वीडियो में उसके सारे काले धंधों की जानकारी थी, उसके ठिकानों की लोकेशन, उसके अदैव काम और उन लड़कियों की वीडियो जिनके साथ उसने बेरहमी से रेप करके मार दिया था। साथ ही जिस जिस आदमी के साथ उसने अपनी डील की थी
और कहाँ की थी वह सब कुछ उसमें साफ दिखाई दे रहा था। एक एक करके सारी क्लिप्स उसकी आंखों के सामने चलने लगी और उसका चेहरा जैसे कागज के पन्ने की तरह सफेद पड़ गया था। उसने बिना एक सेकंड गवाए झट से अपने आदमियों की तरफ इशारा किया। जैसे ही उसके बॉडीगार्ड ने उसके इशारे को देखा वैसे ही उन सभी ने जल्दी से अपनी गन को लोड किया और नैन्सी की तरफ पॉइंट कर दिया। सभी की उंगलियां उसके ट्रिगर के ऊपर थी। अगर अविनाश ने एक और इशारा किया वैसे ही वह लोग नैन्सी के पूरे शरीर में गोलियों से छल्ली कर देंगे। यह देखकर अविनाश को उम्मीद थी कि नैन्सी डर जाएगी, क्योंकि गन को देखकर और मौत का नाम सुनकर कौन नहीं डरता था। लेकिन जब उसने नैन्सी को देखा तो वह इतनी ज्यादा शांत, जैसे कि वह वहां पर कोई मूवी देखने आई हो। उसने सभी को अजीब नजरों से देखा, जैसे वह उन्हें बेवकूफ बोल रही हो। उसे जैसे गन को देखकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह वही ठंडे चेहरे और सख्त निगाहों से अविनाश को देखती रही। उसे ऐसे देखकर अविनाश ने घबराहट को छुपाते हुए कहा, तू कौन है साली? और तुझे मेरे बारे में इतनी सारी चीजें कैसे पता चली? किसने भेजा है तुझे? किसकी जासूस है तू? जिस पर नैन्सी ने एक नजर गन की तरफ डाली और फिर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, पहले अपने आदमियों को पीछे हटने के लिए बोल, वरना खामखा अपने बॉस को मुसीबत में डाल देंगे। फिर उसकी आंखें जैसे अचानक से सीरियस हो गई और उसने गुस्से के साथ कहा, मेरी धमकी को मजाक में लेने के बारे में सोचना भी मत। तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। उसकी आवाज में चेतावनी साफ झलक रही थी और उसकी धमकी को सुनकर अविनाश का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उसका खून खौल गया। उसने गुस्से में कहा, तू शायद भूल रही है कि मैं कौन हूँ। तुझे क्या लग रहा है कि मैं तेरी धमकियों से डर जाऊंगा? तो सुन बच्ची, तू अभी छोटी है और शेर की गुफा में आकर हिरन अपनी अकड़ नहीं दिखाते, और तू मुझे धमकी दे रही है। तेरी जैसी धमकियों को तो मैं रोज सबको देता हूँ और तू मुझे ही धमकी दे रही है। तू सारी 2 टके की लड़की अपनी औकात नहीं जानती है क्या? लेकिन नैन्सी ने उसके बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने बस शांत भाव से उसे देखा, जैसे किसी बेवकूफ को देख रही हो जो उसकी बातों को समझ ही नहीं पा रहा था। वहीं अविनाश ने बड़ी अकड़ के साथ अपने दोनों हाथों को सोफे पर फैलाते हुए ठहाका लगाया और बोला, तू वाकई कितनी ज्यादा बेवकूफ निकली। मुझे लगा तू बड़ी स्मार्ट होगी, बट तू तो सच में बच्ची निकली। सब कुछ जानते हुए भी मेरे पास चली आई अपनी मौत को दावत देने के लिए। यह बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगा और गुस्से के साथ बोला, आखिर है कौन तू? ये तूने अभी तक नहीं बताया। पुलिस या फिर सीक्रेट एजेंट? लेकिन थोड़ा सा तो दिमाग होना चाहिए था। बच्ची, मैं तेरे ही इस मुंबई का बादशाह नहीं हूँ, समझी मैं कैसा हूँ? इसके बारे में मुंबई के बच्चे बच्चे को बताया। नैन्सी ने अविनाश की हंसी और उसके ताने को बिना किसी भाव के सुना। वह उसके चेहरे की क्रूरता और अहंकार को देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई थी। उसकी आंखों में अब भी वही ठंडक और आत्मविश्वास था। वह कुछ पल शांत रही, मानो अविनाश के हर शब्द को अच्छे से समझ ले रही हो। अविनाश अभी भी सोफे पर अपने हाथ फैलाए उसे छोटे बच्चे की तरह बेवकूफ साबित करने पर लगा था। लेकिन तभी नैन्सी ने ठंडी आवाज में कहा, शेर की गुफा में कौन आया है ये वक्त बताएगा। ग्रोवर, मैं कौन हूँ ये जानने के लिए तुझे जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। तुम्हारा हर राज अब मेरे हाथ में है। अविनाश के चेहरे पर हल्की शिकन आई, लेकिन वह तुरंत वापस मुस्कुराया, तो तुम भी उन्हीं में से एक हो जो धमकी धमकी देकर अपना काम निकलवाना चाहती है। लेकिन शायद तुम भूल रही हो, यहाँ मेरे आदमियों की गनें तुम्हारी और तनी हुई हैं। तेरे पास अगर मेरे राज है ना, तो क्या हुआ? मैं तुझे सबकी तरह साफ कर दे रहा हूँ। ना तू रहेगी, ना रहेगा मेरा कोई राज। यानी कि मेरा एक इशारा और तुम। जिस पर नैन्सी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, बहुत बड़े सपने देखने लगे हो तुम। अगर तुम्हारे आदमियों की गनें सच में तुम्हें बचा सकती हैं, तो शायद अब तक उन्होंने ट्रिगर दबा दिया होता। लेकिन वे जानते हैं कि मैं यहाँ खेल खेलने नहीं आई हूँ। यह सुनकर अविनाश थोड़ी देर चुप रहा। उसकी आंखों में अब गुस्सा और थोड़ी बेचैनी दिखाई देने लगी थी। नैन्सी ने फिर इस फोन की स्क्रीन की ओर उसकी ओर घुमाया, जिस पर वीडियो क्लिप्स अभी भी चल रही थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, दिमाग तो मेरे पास है अविनाश, इसीलिए तुझे मेरे आदमियों को पीछे हटने को बोल रही हूँ। और शायद तू ये भूल गया कि मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ।
तेरे सारे राज अब मेरे हाथ में हैं। और हाँ, जो तू ये फ़ोन में देख रहा है ना, वो सिर्फ 1% है, तो जानता भी नहीं है मेरे पास तेरे लिए क्या क्या सरप्राइज है। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तू सोच भी नहीं सकता तेरे सारे राज किस किस के पास जाएंगे। तुम्हारे सारे अड्डे, तुम्हारे सारे काम, सब कुछ खत्म हो जाएगा और सब कुछ बर्बाद। जो पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है ना, वो तुम्हारे पीछे साए की तरह पड़ जाएगी। क्या तुम जानते हो कि ये यूएसबी कितने लोगों के पास पहुंच चुकी है? अगर तुझे लगता है कि तू पुलिस से बच सकता है तो सुन, तू अगर पुलिस से बच गया ना, तो तू जिस जिस के साथ तूने डील की है ना, जो तेरे साथ बर्बाद होंगे, वो तुझे किसी भी हाल में पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। फिर सोच तेरे साथ क्या क्या होगा। अब तेरा एक गलत कदम और ये सब दुनिया के सामने होगा। फिर तेरा ना तो तेरा नाम बचेगा और ना तेरा काम और ना ही तू। अगर ये वीडियो एक बार बाहर आ गई तो तू तो पूरी तरीके से खत्म समझो। उसकी बातें अविनाश के ऊपर जैसे गोलियों की तरह बरस रही थी। उसकी सारी बातों को सुनकर अविनाश के चेहरे का रंग पूरी तरीके से उड़ चुका था। वह एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया था। उसकी अंगुलियां सोफे पर अब बेतहासा चलने लगी थी, जैसे वह कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। उसने अपनी लाल आंखों से नैन्सी की तरफ खा जाने वाली नजरों से देखा। तू आखिर है कौन और चाहती क्या है? उसने दबी हुई आवाज में पूछा। अब उसकी आवाज में पहले जैसी घमंड भरी लहक नहीं थी, बल्कि एक डर की हल्की सी झलक थी। उसकी बात को सुनकर नैन्सी ने कहा, मैं कौन हूँ वो छोड़, और मैं जो चाहती हूँ वो भी तुझे बताऊंगी, लेकिन अभी के अभी लिए तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। और हाँ, अगर तुमने या तुम्हारे आदमी ने एक भी गलत हरकत की तो इस वीडियो का हर हिस्सा लाइव हो जाएगा। अविनाश सिंह ने अब पूरी तरह से समझ लिया था कि नैन्सी कोई साधारण लड़की नहीं है। उसने अपने आदमियों को एक इशारा किया और उन्होंने तुरंत अपनी गनें पीछे हटा ली। अविनाश की आंखों में अब एक अजीब सा डर और असमंजस था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। और क्या करना है ये बताओ मुझे। उसकी बात को सुनकर नैन्सी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो आगे की स्टोरी को सुनने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। तो क्या होगा आगे, क्या करने वाली है नैन्सी ग्रोवर के साथ? आखिर किसका कॉल आया था नैन्सी के पास, और यूएसबी के बारे में नैन्सी को कैसे पता, और किसने राज छुपे हैं? क्या कोई गैस कर सकता है? और एक सवाल इसका जवाब दीजिए, आपको नैन्सी में सबसे ज़्यादा दिलचस्प क्या बात लगती है? कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। अगर माफिया की स्टोरीज आपको पसंद है तो प्लीज़ चेक द स्क्रिप्टेड ड्रीम्स ऑफ लव चैनल। वहाँ पर मैंने एक नई स्टोरी डाली है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे जाकर जरूर सुनना। थैंक यू सो मच। और हाँ, पसंद तो बहुत आएगी, इसीलिए सुनना ज़रूर। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं इस स्टोरी की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। थैंक यू सो मच।